हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। दिस इज़ प्रियंका। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियाँ, क्योंकि नदियों को समझने के लिए सबसे पहले पर्वत श्रेणियाँ जानना जरूरी है। तो पढ़ते हैं पर्वत श्रेणियाँ। यहाँ पे आ जाएगा राजपीपला, बुरहानपुर दर्रा, ग्वालीगढ़, महादेव पर्वत श्रेणी और ये हो जाएगा अमरकंटक। ये हो गया अमरकंटक। यहाँ पे आ जाएगा विंध्याचल पर्वत, कैमूर श्रेणी और यहाँ पे आ जाएगी भांडेर श्रेणी। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। ये हो गया राजपीपला, राजपीपला श्रेणी। ये हो जाएगा बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर दर्रा। ये आ जाएगा ग्वालीगढ़। मैं नीचे लिख देती हूँ, फिर यहाँ पे नदियाँ कोई बात। ग्वालीगढ़ की श्रेणी। ये आ जाएगा महादेव पर्वत, ये हो जाएगा धूपगढ़। यहाँ अमरकंटक। ये हो जाएगा मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी। यहाँ पे आ जाएगा अमरकंटक में, अमरकंटक में पॉइंट पॉइंट कर देंगे। तो ये हो गई पांचों श्रेणियाँ। और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा सतपुड़ा की श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी पर्वत। ऊपर देखते हैं हम, तो सबसे ऊपर में आ जाएगा विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसके बाद ये वाली जो श्रेणी है ये आ जाएगी भांडेर श्रेणी, भांडेर श्रेणी। और ये वाली आ जाएगी कैमूर श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी। तो ये हो गई पूरी पर्वत श्रेणियाँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पर्वत क्या होते हैं। पर्वत जो है एक स्थलाकृति है जिसका ढाल जो है सीधे त्रियु ढाल तथा इसका जो ऊपरी सिरा है जिसका शिखर नुकीला होता है वो कहलाता है पर्वत। तो पर्वत, सबसे पहले हम सतपुड़ा श्रेणी की बात करेंगे। तो सतपुड़ा श्रेणी की जो पर्वत है यह इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे मैंने पर्वत के बारे में बताया, पर्वत जो है एक इसकी जो ऊंचाई होती है 1000 मीटर। तो 1000 मीटर कम से कम धरातल के आसपास 1000 मीटर ऊंचा हो तो वो पर्वत कहलाएगा। और उसका जो शिखर है वह नुकीला हो और ढाल त्रियु हो तो वो कहलाता है पर्वत। अब हम देखते हैं सतपुड़ा पर्वत की, ब्लॉक पर्वत के बारे में। ब्लॉक पर्वत उसे कहते हैं जो दो भ्रंशों के बीच यथावत रहे और किनारे में अवतलन रहे तो उसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और इसका जो शिखर है वो समतल होता है और ढाल सीधे खड़ा होता है। तो ये हो गया सतपुड़ा का ब्लॉक पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी का ब्लॉक पर्वत। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सतपुड़ा श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है यह इसकी जो लंबाई है वो है 1120 किलोमीटर। सतपुड़ा श्रेणी की लंबाई हो गई। सतपुड़ा श्रेणी का जो निर्माण है यह होगा ग्रेनाइट प्लस बेसाल्ट की चट्टान से। बेसाल्ट की चट्टानों के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। इसकी जो औसत ऊंचाई देखते हैं हम, इसकी औसत ऊंचाई होगी
इसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर। ठीक है, वो सतपुड़ा की श्रेणी में ही महादेव पर्वत स्थित है और महादेव पर्वत में धूपगढ़ की चोटी सबसे बड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये हो गई इसकी धूपगढ़ चोटी। सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार है यह पश्चिम से पूर्व तक अमरकंटक तक इसका विस्तृत है और सतपुड़ा श्रेणी दो भ्रंशों के मध्य, जैसे कि ये हो गया नर्मदा क्षेत्र और ताप्ती नदी, नर्मदा क्षेत्र और ताप्ती नदी, इसके बीच एक भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी जो सतपुड़ा श्रेणी में आती है। तो ये दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित है सतपुड़ा श्रेणी, और जो यहाँ की नर्मदा नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदी यहाँ का जल विभाजक का कार्य करती है। तो ये हो गया सतपुड़ा के बारे में। धूपगढ़ की चोटी भी बता दिया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है और इसकी जो लंबाई है 1120 किलोमीटर, इसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर और इसकी महादेव पर्वत श्रेणी में धूपगढ़ की चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ इसकी ऊंचाई कहलाएगी 1350 मीटर और यहीं पे मध्य प्रदेश का पचमढ़ी में एक मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहा जाता है, वो आ जाएगा पचमढ़ी में। तो इस प्रकार हमने सतपुड़ा की श्रेणी को पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत के बारे में देखते हैं। तो विंध्याचल पर्वत उत्तर पश्चिम में विंध्याचल पर्वत कैमूर पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित है। विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर पश्चिम से पूर्व में कैमूर पर्वत श्रेणी तक इसका विस्तार है। इसका जो विंध्याचल पर्वत का जो निर्माण है ये लाल बलुआ पत्थर और क्वार्टज से हुआ। विंध्याचल पर्वत लाल बलुआ पत्थर प्लस क्वार्टज की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। इसके बाद हम इसकी औसत ऊंचाई देखते हैं। तो औसत ऊंचाई है इसकी 450 से 610 मीटर और इसकी विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सद्भावना चोटी जो है 752 मीटर। यह है सद्भावना चोटी 752 मीटर और विंध्याचल पर्वत जो है यह विश्व का प्राचीनतम पर्वतमाला है जिसे अवसित पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। विंध्याचल पर्वत का जो निर्माण है यह ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है, बेसाल्ट की चट्टानों से। और फिर इसका जो विस्तार है उत्तर पश्चिम से पूर्व में कैमूर पर्वत श्रेणी तक इसका विस्तार है। इसकी जो लंबाई देखी जाती है इसकी जो औसत ऊंचाई है 450 से 610 मीटर और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना चोटी जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया विंध्याचल पर्वत। इसके बाद हम देखते हैं भांडेर और कैमूर पर्वत श्रेणी के बारे में। भांडेर और कैमूर पर्वत श्रेणी। भांडेर व कैमूर पर्वत श्रेणी ये जो भांडेर और कैमूर पर्वत श्रेणी है, जैसे कि अब हम मैप में देख रहे हैं, यह पूर्वी भाग में स्थित है। तो पूर्वी भाग में भांडेर और ये इसकी स्थिति है, पूर्वी भाग में स्थित है। और कैमूर पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे 2 जिलों में फैला हुआ है, वो है रीवा और सतना, रीवा सतना में। और भांडेर श्रेणी जो है भांडेर श्रेणी सतना जिला और छतरपुर में इसका
छतरपुर, 2 जिलों में ये फैला हुआ है। तो फिर से देखते हैं भांडेर श्रेणी और कैमूर पर्वत श्रेणी। भांडेर श्रेणी और कैमूर पर्वत श्रेणी ये पूर्वी भाग में स्थित है और कैमूर पर्वत श्रेणी में रीवा और सतना, ये 2 जिले आते हैं, और भांडेर श्रेणी में आ जाएंगे सतना और छतरपुर, सतना और छतरपुर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मैकल, महादेव पर्वत, महादेव पर्वत के बारे में। महादेव पर्वत श्रृंखला, ठीक है। महादेव पर्वत जो है यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। ठीक है, महादेव पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है और यहीं पे महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर और यहीं पे पचमढ़ी में प्रदेश का हिल स्टेशन है, प्रदेश का हिल स्टेशन है। तो इसके बाद हम देखते हैं मैकल श्रेणी के बारे में। मैकल श्रेणी जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, इसलिए मैंने कहा था कि नदियाँ पढ़ने से पहले श्रेणियाँ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी की जो स्थिति देखते हैं हम, तो मैकल श्रेणी दक्षिण पूर्व में, सतपुड़ा के दक्षिण पूर्व में मैकल श्रेणी स्थित है। मैकल श्रेणी स्थित है। मैकल श्रेणी में जो नर्मदा नदी का उद्गम मैकल श्रेणी से हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकल श्रेणी में अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। अमरकंटक से हुआ है। तो ये हो गया मैकल श्रेणी के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं राजपीपला श्रेणी। इसके बाद पढ़ेंगे राजपीपला श्रेणी के बारे में। राजपीपला श्रेणी है, यह पश्चिम भाग में स्थित है और यह राजपीपला श्रेणी में ही ताप्ती नदी जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है, इसका उद्गम स्थान है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक, यहाँ पे देख रहे हैं, इसका विस्तार जो है पश्चिम से पूर्व तक बुरहानपुर दर्रे में जाकर ख़त्म होता है। पश्चिम से प्रारंभ होकर बुरहानपुर दर्रे में समाप्त होता है। और राजपीपला श्रेणी में 3 श्रेणियाँ आती हैं, अखरानी श्रेणी और एक असीरगढ़ श्रेणी। ये 2 श्रेणियाँ आती है राजपीपला श्रेणी में, अखरानी श्रेणी, असीरगढ़ श्रेणी और श्रेणी राजपीपला की श्रेणी में आती है। इसके बाद हम ग्वालीघाट में, ये भी हो गया, अमरकंटक भी हो गया, सतपुड़ा श्रेणी भी हो गई। पूरी श्रेणी के बारे में हमने पढ़ लिया है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी या पूरे श्रेणी के बारे में एक बार हम फिर से बताते हैं। तो सतपुड़ा जो श्रेणी है
यह सबसे दक्षिण में स्थित है। इसका सतपुड़ा श्रेणी की जो ऊंचाई है, नहीं, सतपुड़ा श्रेणी का जो निर्माण है यह बेसाल्ट चट्टान और ग्रेनाइट की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है ये है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसकी ऊंचाई, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 1120 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई देखते हैं हम तो औसत ऊंचाई है 900 मीटर। यहीं पे हम देखते हैं सतपुड़ा श्रेणी में महादेव श्रेणी जो है ये सबसे ऊंची श्रेणी है। तो यहीं पे है धूपगढ़ की चोटी जिसकी ऊंचाई है 1350 किलोमीटर नहीं 1350 मीटर और यहीं पे पचमढ़ी में एक हिल स्टेशन देखा जाएगा, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन। तो ये हो गया सतपुड़ा श्रेणी। इसके बाद हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत जो है ये उत्तर पश्चिम में विंध्याचल पर्वत, पूर्व में कैमूर पर्वत श्रेणी तक इसका विस्तृत है। इसकी जो औसत ऊंचाई देखी जाएगी वो है 450 से 610 मीटर। और ये विंध्याचल पर्वत जो है यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है जिसे कहते हैं ओसिस पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये हो गया विंध्याचल पर्वत के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे हम पर्वत श्रेणी और भांडेर श्रेणी के बारे में, ये दोनों श्रेणी। तो भांडेर श्रेणी और कैमूर पर्वत श्रेणी यह पूर्वी भाग में स्थित है जैसे कि हम मैप में देख रहे हैं। और यहाँ पे कैमूर श्रेणी में आ जाएगा रीवा और पन्ना, ये दो जिले कैमूर पर्वत श्रेणी में फैले हुए हैं। और भांडेर श्रेणी जो है यहाँ पे आ जाएगा पन्ना और छतरपुर, ये दो जिले भांडेर श्रेणी में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं महादेव पर्वत श्रेणी। महादेव पर्वत श्रेणी जो है यह सतपुड़ा के मध्य में स्थित है, ठीक है, यह सतपुड़ा के मध्य में स्थित है। और महादेव पर्वत श्रेणी में धूपगढ़ की चोटी जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर और यहीं पे मध्य प्रदेश का पचमढ़ी में हिल स्टेशन स्थित है। ये हो गया महादेव पर्वत श्रेणी। इसके बाद देखते हैं मैकल श्रेणी जो है यहाँ पे इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी भाग में है। और जो मैकल श्रेणी है यहीं पे नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। तो ये हो गया मैकल श्रेणी के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं राजपीपला की श्रेणी। राजपीपला की श्रेणी जो है इसका जो विस्तार है, राजपीपला की श्रेणी का विस्तार पश्चिम से पूर्व में अमरकंटक तक इसका विस्तार है। और राजपीपला की जो श्रेणी है इसमें ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और इसका यह पश्चिम से पूर्व तक मतलब पूर्व में अमरकंटक तक जाती है। तो जो ये ताप्ती नदी जो है यह बुरहानपुर प्रारंभ में पश्चिम से पूर्व में बुरहानपुर दर्रा में जाकर समाप्त होती है। तो ये हो गया राजपीपला श्रेणी के बारे में, ठीक है। पूरी श्रेणी हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नदियाँ। रेड से तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में। तो थोड़ा मैं मैप में फिल कर देती हूँ। नर्मदा नदी थोड़ा ऊपर, नीचे की भी नदियाँ दर्शाई देती हूँ। बैनगंगा, पेंच नदी, यहाँ पे आ जाएगा वर्धा, यहाँ पे आ जाएगी ताप्ती नदी। हाँ,
ठीक है। आज आज हम सबसे पहले हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे सॉरी। तो नर्मदा नदी जो है, यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले नर्मदा नदी को लिया है। तो नर्मदा नदी का सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे। तो नर्मदा नदी जो है, इसका जो वैदिक काल से हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। वैदिक काल 1500 से 1600 ईस्वी तक रहा। तो वैदिक काल में जो है वैदिक जो थे वो, उनका आगमन पंचनद प्रदेश में हुआ। उन्हें जानकारी थी कि यहाँ पे नर्मदा क्षेत्र स्थित है। फिर वहीं पे अगस्त्य नाम का एक शासक था, जिसके नेतृत्व में यादव वंश यहाँ पे बसा और फिर आर्यों का आगमन हुआ। फिर पौराणिक कथा के अनुसार देखा जाए तो नर्मदा के क्षेत्र के आसपास एक शासक रहता था, कोरतो तट का शासक, जिसका नाम था नागवंश। और नागवंश की बेटी थी रेवा जो थी। इनका जो नागवंश शासक है, इनका जो युद्ध है ये चलता था गंधर्वों के साथ। इनके ये बहुत बड़े शत्रु हुआ करते थे, गंधर्व सेना। तो जो अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के राजा मांधाता नरेश ने अपने पुत्र पुरुषत्य जो थे, यह मांधाता नरेश के पुत्र थे। तो पुरुषत्य को भेजा नागवंश की सहायता करने के लिए, और इन्होंने पुरुषत्य की सेना ने गंधर्व को बुरी तरह हराया। इसी की खुशी में जो नागवंश के शासक है, नागवंश के शासक, उन्होंने नर्मदा मतलब रेवा उनकी पुत्री थी, नागवंश के शासक की पुत्री थी रेवा। तो रेवा का विवाह पुरुषुक से कर दिया, और पुरुषुक ने विवाह के बाद रेवा का नाम नर्मदा में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार नर्मदा नदी का हिस्ट्री है। और रेवा का जो भाई था मुकुंद जो है, उसने ऋषभ पर्वतमाला के बीच में अपने पूर्वज मांधाता के नाम पे एक मांधाता नगरी बसाई, जो खंडवा में स्थित है। इस प्रकार ये नर्मदा की थोड़ी सी हिस्ट्री। अब पढ़ते हैं हम नर्मदा के बारे में विस्तार से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश में अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ बहती है। जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी में कहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में ये हो गया उत्तरी मैदान और ये हो गया दक्षिण का मैदान। तो उत्तरी मैदान में हिमालयी नदियाँ बहती है, जो हमेशा सदाबहानी नदियाँ हैं और यहाँ पे वर्ष भर पानी रहता है। और मध्य प्रदेश में बहती है प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसका पानी वर्ष भर नहीं रहता। तो इस टाइप से हम इंडियन ज्योग्राफी में देखते हैं कि वहाँ पे हिमालयी नदियाँ और ये है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती, अधिकांश नदियाँ इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि नर्मदा नदी जो है, यह जल परिवहन हो गया, सिंचाई हो जाए या कृषि, जल उत्पादन या मत्स्य उत्पादन, ये सभी में नर्मदा नदी का बहुत ही योगदान है। और नर्मदा इसलिए यहाँ पे पठारी और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे नदियों का उद्गम स्थल है। तो मध्य प्रदेश में देखे जाए तो 200 से अधिक नदियाँ यहाँ पे स्थित है। तो इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। जीवन धारा कहा जाता है। और इसकी जो कुल लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो कुल लंबाई है वह है 13-12 किलोमीटर। नर्मदा नदी 13-12 किलोमीटर बहती है। और मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर इसका विस्तार क्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश में बहती है। यहाँ पे देखते हैं हम जो नर्मदा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र जो है, अपवाह क्षेत्र ये है
95,726 वर्ग किलोमीटर। 95,726 वर्ग किलोमीटर यह पूरे प्रदेश में बहती है। और 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। पहला हो गया MP, महाराष्ट्र और गुजरात। ये 3 राज्य हैं जहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। तो मध्य प्रदेश में 89.9% नर्मदा नदी का विस्तार है। महाराष्ट्र में देखते हैं हम, तो महाराष्ट्र में सबसे कम है 2.1 और 2.1। एक मिनट, महाराष्ट्र में हम देखते हैं 2.7 है, 2.1 गलत था, मैंने गलती से लिख दिया था। और गुजरात में 8.7% ये गुजरात में बहती है। तो ये हो गया इसका अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम में बहने वाली नदी है। और इसका जो है उद्गम, नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ पे आ जाएगा अमरकंटक जिला, अनूपपुर और अमरकंटक, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। और इसका जो समापन है गुजरात में भड़ोच जिले के खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा भड़ोच जिला गुजरात में, और खंभात की खाड़ी में इसका पानी नीचे गिरता है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम हो गया। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं। 41 सहायक नदियां हैं। सबसे ज़्यादा सहायक नदी है नर्मदा नदी की। तो 41 नदियां जैसे हम देखते हैं, यदि हम इधर से आते हैं, ये हो गया बाया तट। बाया तट में आ जाएगा हथनी, मान नदी, मान, ये 2 नदी। और यहाँ पे और भी हैं, पर मैं मेन जो इम्पोर्टेंट है उस नदियों के बारे में जिक्र कर रही हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा दूधी, शक्कर, और भी नदियाँ, बट ये 2 इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल के लिए दूधी, शक्कर, यहाँ से देखा जाए पश्चिम से, पूर्व से, तो बाएं तट पे कुल 21 नदियां हैं और दाएं तट पे कुल 19 नदियां हैं। तो ये पूरी कुल मिला के 41 नदियाँ जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं नर्मदा नदी के जलप्रपात के बारे में। नर्मदा नदी के जलप्रपात, जैसे नर्मदा नदी जो है, सबसे पहली बात, नर्मदा नदी जो है वह डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है। तो जैसे कि हम समझते हैं, यहाँ पे आ जाएगा इंडिया, ये तो नर्मदा का पानी बहुत तीव्र गति से बहता है। नर्मदा ऐसी नदी है जिसका पानी बहुत तीव्र गति से बहता है। तो कंकड़, पत्थर, ये सारी चीज़ पानी के बहाव के साथ आता है। जब नदी का पानी तीव्र गति से नदी के बहाव के कारण उसके जो कंकड़, पत्थर, टीले यहाँ पे जमा होकर कुछ इस टाइप की आकृति बना लेते हैं, टीले टाइप की आकृति बन जाती है मुहाने पर। तो नदी जब इधर से आती हुई इससे टकराती है तो यह कटकर दूसरा मार्ग निकाल लेती है। तो ये कहलाता है डेल्टा। जो इस टाइप के टीले का निर्माण कर लेता है वो कहलाता है डेल्टा। और नर्मदा नदी, क्योंकि ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी बहुत ही तीव्र गति से बहती है। तो तीव्र गति से बहने के कारण नर्मदा नदी का जो पानी है वह स्पीड गति से आके नीचे इस तरह जाता है और नीचे में जाकर इसके कंकड़, पत्थर कुछ इस टाइप की अर्धचंद्राकार टाइप की आकृति बन जाती है। तो ये कहलाता है एस्चुरी।
ये एस्चुरी, यह अपने मुहाने पे एस्चुरी बनाती है और बाकी जो नदियाँ हैं वह डेल्टा बनाती है। तो इस प्रकार हमने एस्चुरी और डेल्टा को समझ लिया है। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के जलप्रपात के बारे में बात करते हैं। नर्मदा नदी के जलप्रपात के बारे में, तो नर्मदा नदी जो है अनूपपुर ज़िले में इसका उद्गम, अनूपपुर ज़िले से इसका उद्गम हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, मैं बाकी नदियाँ बता रही हूँ, अभी सिर्फ नर्मदा का जिक्र हो रहा है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी यहाँ से अनूपपुर से उद्गम होता है। यहाँ से जैसे ही हम 8 किलोमीटर चलते हैं, 8 किलोमीटर तो यहाँ पे कपिल धारा जलप्रपात मिलता है, जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर। कपिल धारा जलप्रपात, यहाँ से हम 10 किलोमीटर आगे चलते हैं, 10 किलोमीटर आगे चलते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा दुग्ध धारा जलप्रपात। ये हो गया दुग्ध धारा जलप्रपात। यहाँ नर्मदा नदी तीव्र गति से बहती है, तो यहाँ का पानी दूध की तरह सफ़ेद दिखता है, इसलिए इसका नाम रखा है दुग्ध धारा जलप्रपात। तो इसके आगे हम जैसे चलेंगे, यहाँ से 8 किलोमीटर, यहाँ से कुछ दूरी पे चलते हैं तो जबलपुर में 21 किलोमीटर चलने पर यहाँ पे आ जाएगा भेड़ाघाट। भेड़ाघाट में हम सभी जानते हैं कि धुआंधार जो एक पर्यटन स्थल है, धुआंधार स्थित है जबलपुर में, जबलपुर के भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात। फिर इससे थोड़े आगे बढ़ते हैं तो नरसिंहपुर आएगा। नरसिंहपुर में 3 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। फिर इससे थोड़े आगे जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हंडिया और बड़वा। ये 2 क्षेत्र हैं जहाँ पे मानधता, जैसे कि मैंने हिस्ट्री में कहा था, मानधता इनके पूर्वज थे, उन्होंने खंडवा में मानधता नगरी बसाई थी, जो कि है खंडवा में स्थित है। और खंडवा में मध्य प्रदेश के ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकालेश्वर। तो मानधता और दर्दी जलप्रपात। इसके थोड़े आगे जाने पे मिलेगा महेश्वर, जो खरगोन में स्थित है, खरगोन जिले में। यहाँ पे मिल जाएगी सहस्त्र धारा। तो ये हो गए नर्मदा नदी के पूरे जलप्रपात। इसके बाद हम पूरे जलप्रपात को स्टार्टिंग से फिर से बताते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक जिले के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है, जो गुजरात में भड़ोज जिले से खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी का जो जलप्रपात है, यह है, सबसे फर्स्ट में आ जाएगा कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात जो है 15 मीटर ऊंचा कपिल धारा। फिर थोड़े आगे जाने पे दुग्ध धारा जलप्रपात,
ये भी है 15 मीटर ऊंचा। उसके थोड़े आगे जाने पे जबलपुर में मिलेगा भेड़ाघाट जलप्रपात। भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात, इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। इसके थोड़े आगे आने पर नरसिंहपुर में एक जलप्रपात मिलेगा, उसका नाम थोड़ा क्लियर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं नरसिंहपुर के बाद हंडिया और बड़वा में ये दोनों के मध्य मांधाता और दर्दी जलप्रपात, ये हो गए इसके जलप्रपात। और महेश्वर में देखा जाए हंडिया और बड़वाह में। इसके बाद देखा जाए महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात, है महेश्वर में। तो ये हो गए कुल नर्मदा नदी के जलप्रपात के नाम। इसके बाद हम देखते हैं परियोजनाएं। मांधाता नगरी जो मैंने बताया है, यहाँ पे ये खंडवा में है और खंडवा में ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में स्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कपिलधारा जलप्रपात 15 मीटर ऊंचा, दुग्धधारा जलप्रपात ये भी 15 मीटर ऊंचा, भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात ये 18 मीटर ऊंचा, मांधाता और दर्दी जलप्रपात यह है हंडिया और बड़वा तट के पास में, सहस्त्र जलप्रपात यह है महेश्वर में और महेश्वर कहाँ है, खरगोन में। और खंडवा में जो है खंडवा में स्थित है मांधाता नगरी और वहीं पे है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस प्रकार हमने जलप्रपात पढ़ चुका है। इसके बाद पढ़ेंगे परियोजनाएं। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की परियोजना के बारे में। यहाँ पे आ जाएगी सबसे पहले सरदार सरोवर परियोजना। सेकंड आ जाएगी रानी अवंती बरगी परियोजना। और तीसरा आ जाएगा इंदिरा सागर। वैसे तो नर्मदा नदी में काफ़ी परियोजना पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन ये 3 परियोजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में परियोजना की स्थापना की गई थी। गुजरात के बड़ोदरा जिले में देवगुड़िया गांव में सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया। जब ये काफ़ी सरदार सरोवर जो परियोजना ये काफ़ी विवादित रहा है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के समय में 1946 में यह स्टार्ट हुआ था और ये अभी कुल 15 या 16 में जाके ये कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ से 826 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया गया है सरदार सरोवर परियोजना से और इसकी जो ऊंचाई है 121.9 किलोमीटर इस बांध की ऊंचाई है। इसके बाद देखते हैं रानी अवंतीबाई परियोजना, ये है जबलपुर में। इंदिरा सागर परियोजना, ये 3 परियोजना हो गए। तो
परियोजना के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पूरे डिटेल के साथ। इसके आगे हम देखते हैं नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र अभी मैंने इससे पहले बताया था कि 9,95,726 वर्ग किलोमीटर है अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र किसे कहते हैं? अपवाह क्षेत्र जो है, जो जलमार्गों का जाल, जो जैसे कि जो बड़ी नदियाँ होती है वहाँ पे कई सहायक नदियाँ मिल जाती हैं और मिलने से एक सतह बनाकर वह एक दिशा प्रदान कर लेती है, वो कहलाता है अपवाह तंत्र। और जो अपवाह है वह है जलमार्ग के माध्यम से पूरी दिशा में बहना, तो ये कहलाता है अपवाह क्षेत्र। तो ये नर्मदा नदी 95,726 वर्ग किलोमीटर पूरे प्रदेश में बहती है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रदेश में बहती है। कहीं पे पानी की जल की समस्या या जल का निराकरण के लिए बाढ़ आ जाने के कारण घरों का उजड़ जाना, इस टाइप की समस्या के लिए नर्मदा विकास प्राधिकरण बनाया गया। नर्मदा विकास प्राधिकरण बनाया गया। प्राधिकरण 1985 में इसकी स्थापना की गई। फिर इसके बाद हम देखते हैं यही सब समस्या से निपटने के लिए मेधा पाटेकर और बाबा आमटे और अरुंधति राय, ये तीनों ने मिलकर नर्मदा जी की समस्या का निराकरण के लिए, नर्मदा नदी की समस्या के निराकरण के लिए एक नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन चलाया। तो ये हो गए, इन्होंने आंदोलन चलाया। इसके बाद हम देखते हैं बाबा आमटे और मेधा पाटकर, यह नर्मदा बचाओ आंदोलन के काफ़ी मुख्य सदस्य रहे हैं और प्रदूषण के बचाव के लिए इस नदी को प्रदूषित नदी कहा गया। प्रदूषण के बचाव के लिए 17 मई 17 मई को जीवित नदी का दर्जा दिया गया। दर्जा दिया गया है इसे। और नमामि देवी एक प्रोजेक्ट है, एक परियोजना है, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा। नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा ये 2016 से 15 मई 2017 में 17 तक चला। ये हो गया नमामि देवी नर्मदा परियोजना। इस परियोजना के माध्यम से प्रदूषण मतलब वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। इस प्रोजेक्ट का ये कार्य रहा। तो इस प्रकार हमने नर्मदा नदी को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी नदियाँ, मध्य प्रदेश की सभी नदियों के बारे में। तो मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पूरा आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।